दोस्तों अक्सर मेरी बहुत सी वीडियोस के नीचे आपके कमेंट आए होते हैं कि सर इन्वायरमेंट सेक्शन को कैसे पढ़ें, प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या दोनों की तैयारी अलग अलग होती है। ऐसी बहुत सी कन्फ्यूजन आपकी रहती है। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ये कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँ। वैसे तो हम अपने आप में भी आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पर आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर मटेरियल चाहिए हो तो वो आपको मिल सकता है। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच आया है हमारा। मेंस के लिए अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हमने प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हैं। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन्वायरमेंट सेक्शन को प्रीलिम्स में किन किन टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और मेंस में किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये सब आपको बता सकूं। और किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए, इसके ऊपर भी आज की इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है क्या। अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखनी हो हमें, तो हमें फोकस करना होगा कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आमूमन इस टॉपिक से आते हैं। अगर हमें यह पता होगा तो हमें यह पता लग जाएगा कि प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड कि कैसे प्रीलिम्स में यूपीएससी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछता है, आमूमन हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं। देन हम देखेंगे कि मेंस में किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कितने क्वेश्चन हर साल मेंस में इस टॉपिक से आते हैं। अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं इस टॉपिक की रेलेवेंस पता लग जाएगी हमारे यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, मिनिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 राउंड, ठीक है जी। ये यहाँ पर 2016 में 10 पूछे गए थे। फिर अगर हम बात करें तो 31 क्वेश्चन पूछे गए 2014 में। तो ये वेरी करते हैं 10 से लेके 31 तक। तो ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 17 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आमूमन यूपीएससी पूछ लेता है आए साल। अब एक चीज़ बताइए, टोटल प्रीलिम्स में क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वेटेज 1/5 है आपके यूपीएससी में। मतलब अगर आपने यूपीएससी क्लियर करना है तो 1/5 ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मतलब यूपीएससी में भी अगर पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको प्रीलिम्स में तो खासकर बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने में इसकी मेजर भूमिका रहने वाली है। अगर मेंस की बात करें, मेंस में किस तरह से आपकी हेल्प करता है, तो मेंस में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में आपको आमूमन इस टॉपिक से कम 1 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी वेरी करते हैं 1 से 5 के बीच में, तो रफली हम लेके चलें तो 3 क्वेश्चन आए साल इस टॉपिक से जीएस पेपर 3 में पूछे जाते हैं। बट ये तो बात हो रही है सिर्फ जीएस पेपर 3 की। कई बार जीएस पेपर 1 में भी ज्योग्राफी के क्लाइमेट वाले पार्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज यहाँ से आए साल आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से, चाहे जीएस पेपर 3 की बात करें चाहे 1 की बात करें, मिला के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब वेरी कर सकते हैं मार्क्स आपके 45 से लेके अराउंड 50 तक, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आया, किस तरह का आया, इस तरह से वेरी कर सकता है ये। अब सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया रेलेवेंस कितना है। अब हमें ये भी तो समझना होगा ना कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब इसे समझने के लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं जिसके ऊपर आमूमन यूपीएससी फोकस करता है प्रीलिम्स में और मेंस में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरह से फोकस करता है यूपीएससी इन्वायरमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर सिलेबस की बात कुछ नहीं की गई है, ये मेंस का सिलेबस है आपका। मेंस के सिलेबस को हम मेंस के टाइम पे देखेंगे, एक बार फिर से इस पेज को रिविजिट करेंगे। बट फिलहाल हम देखते हैं कि कहाँ पर यूपीएससी फोकस करता है। अगर बात की जाए प्रीलिम्स की तो मेजरली हम 5 थीम्स में से डालते हैं। इन 5 थीम्स में सबसे इंपॉर्टेंट थीम रहती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में भी अगर आपको वेरियस थीम्स देखनी हो तो कुछ एक आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। फिर यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अब यहाँ पर इसके साथ साथ नेशनल पार्क हो सकते हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हो सकते हैं, या आपके कोई और एरिया हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वेटलैंड्स, कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर यूपीएससी यहाँ पर आपके फोकस करता है। तो आपको ये समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड
जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो रफली 65 रहे हैं लास्ट 10 ईयर में। ऑन एन एवरेज इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब स्पीशीज के बारे में यूपीएससी इतने क्वेश्चन पूछ लेता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थीम आती है दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी अगर मैं आपको कहूँ पर्टिकुलरली किस चीज़ों के बारे में यूपीएससी आपसे पूछता है, मान लीजिए कोई सिक्वेंस्ट्रेशन की नई टेक्निक यूज़ की है, कार्बन को कम करने के लिए हमने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कोई नया मेथड यूज़ किया है, उसके बारे में यूपीएससी पूछता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड जो न्यूज़ में रही हो उसके बारे में, कॉप मीटिंग्स के बारे में, या कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई हो उसके बारे में। अमूमन यूपीएससी इन 3-4 मेन थीम के ऊपर फोकस करता है, या सब थीम कह लीजिए, क्लाइमेट की सब थीम के ऊपर यूपीएससी फोकस करता है जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है। मतलब पहली 2 जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए वो ये हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में एक थीम मेरी यहाँ पर रह गई है, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ स्पीशीज की, तो स्पीशीज में IUCN स्टेटस के हिसाब से कुछ स्पीशीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आती हैं। अब थ्रेटेंड कैटेगरी में जो आपकी स्पीशीज आती है ना, इसमें सबसे टॉप पे आ जाते हैं जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी, फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी की जो आपकी होगी, फिर इसके साथ साथ नियर थ्रेटेंड जो कैटेगरी में होगी। तो ये 3 कैटेगरीज आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पर दूसरी आ जाती है जैसे इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, या कोई न्यू स्पीशीज मिली हो, या ऐसी हो लाइक कोई ऐसी स्पीशीज हो जिसके बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो जो कीस्टोन स्पीशीज हो। तो इनके बारे में अमूमन यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अपनी तरफ से कुछ भी कह देते हैं। आप प्रीवियसली जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने आपसे पूछे ना, कुछ एक मैं आपके साथ लास्ट के 1-2 साल के डिस्कस भी करूंगा। मतलब सोल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, मेजर थीम्स कैसी होती हैं उनके बारे में डिस्कशन रहेगी वहाँ पे हमारी। बट आप देखना IUCN स्टेटस के हिसाब से ना शायद एशियाटिक लॉयन के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ रखा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन आ रखा है। तो वहाँ पर IUCN स्टेटस के हिसाब से उनके बारे में पूछा गया है। देन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के बारे में मैच द फॉलोइंग, या कोई आपकी ऐसी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होती है जिसका नाम बहुत यूनिक सा होता है, तो उसके बारे में ये पूछ लेते हैं कि ये आपकी नाम दे दिया, ये न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी। तो कुछ उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देन न्यू स्पीशीज के बारे में अगर आपको याद हो, महाराष्ट्र की एक बटरफ्लाई थी, स्टेट जो बटरफ्लाई बनी थी महाराष्ट्र की, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यू जो आपकी स्पीशीज कहीं ना कहीं आती है या कोई स्पीशीज न्यूज़ में रहते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसे ही टाइगर के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। टाइगर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था, एम स्ट्रिप के बारे में पूछा था 2016 में 17 में। तो आपको समझना होगा कि जो आपके की स्पीशीज हैं, की स्टोन स्पीशीज, ये की वर्ड्स लिख दिया मैंने, की स्टोन स्पीशीज जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको फोकस करनी चाहिए। तो अगर आप इन ब्रॉड एरियाज को कवर कर लेते हो स्पीशीज में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ईजी रहेगा। अब यहाँ पर इसी तरह से लाइक कंजर्वेशन एफर्ट में, जैसे मैं आपको कहूँ कि लाइक ऐसा भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि घड़ियाल अपने नेचुरल हैबिटेट में कहाँ मिलता है, तो चंबल में मिलता है। वो क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी रहेगा। जैसे कई बार नेशनल पार्क के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इस तरह का क्लाइमेट आपको कहाँ देखने को मिलता है। अब जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर मैं बात करूँ, इनमें क्या क्या देखने को होता है, आप किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आपको जैसे फोकस करना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, क्या उसके आसपास आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, जब भी आप किसी नेशनल पार्क के एरिया को देखते हैं ना, तो आपको अर्जुन की दृष्टि नहीं चाहिए, मतलब अर्जुन जैसी नज़र नहीं चाहिए कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेशन को देखता है। जैसे वो जो मछली की आँख हो, चाहे वो उस पंछी की आँख हो, वहाँ पर नहीं, उसके आसपास का एरिया भी आपको दिखना चाहिए। वहाँ पर आसपास कौन सा आपका और प्रोटेक्टेड एरिया पड़ता है आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको याद होना चाहिए कि उस प्रोटेक्टेड एरिया में से रिवर कौन सी निकल रही है, किस तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है, कौन से आपके की स्टोन स्पीशीज हैं, या आप ये कह लीजिए कौन से आपके ऐसे स्पीशीज हैं जो बहुत यूनिक है, एंडेमिक है उस एरिया के। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इजीली प्रोटेक्टेड एरिया से आने वाले क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, नेशनल पार्क के लिए मेरी ये कंपाइलेशन आपके पास पड़ी होगी, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना हमारे ओनली आइज के चैनल पे। देन ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे स्पीशीज़ वगैरह के बारे में बात करता हूँ मैं, या कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, ये करंट अफेयर ड्रिवन रहते हैं। सेम क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे। क्लाइमेट चेंज में जब मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर जैसे आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड मिलते हैं, उन क्लाउड्स की थिनिंग के बारे में पूछा है कि ये टेक्निक किस लिए यूज़ की जाती है, या कोई लाइक सिक्वेंस्टेशन के लिए कोई नया मेथड यूज़ किया जा रहा है, तो उसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ लेती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो है यूपीएससी फोकस करता है टेक्नोलॉजी पार्ट में यहाँ पे, फिर टेक्नोलॉजी के बाद ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे। ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट कैसे, आप देखेंगे इस बार कैट के बारे में पूछा था, क्लाइमेट एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रही थी और जिसकी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आया। बट यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन को आपको सर्च करना होगा, बिकॉज प्रीवियसली जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी इनके बारे में यूपीएससी ने बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो ओवरडू कर चुका है यूपीएससी उनको, तो थोड़ा उनके बारे में क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है आपका पोल्यूशन वाला। पोल्यूशन में 3 थीम्स के ऊपर फोकस करता है यूपीएससी। पहले तो हॉट फेवरेट हुआ करता था एयर पोल्यूशन, बट रीसेंट टाइम से ना एयर पोल्यूशन के ऊपर कोई मेजर कोई पॉलिसी या कोई एक्ट आया नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर फोकस कम हो गया। बट फोकस कम इतना भी नहीं हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2020 का मेंस उठाओगे तो WHO की गाइडलाइंस आई थी, उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सेम गाइडलाइंस के बारे में 2021 का मेंस का पेपर था वो, एंड 2022 में सेम टॉपिक पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको ये समझना होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट आपका ऐसा आर्टिकल रहता है जो एयर पोल्यूशन से डील कर रहा हो, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। देन वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। खासकर इंडिया में जब से ये वाटर इंडेक्स आया है नीति आयोग का, तो इसके बाद से कहीं ना कहीं वाटर के ऊपर हमारा बहुत सा ध्यान जाता है, बिकॉज हमें ये पता लगा है कि इंडिया में मेजॉरिटी जो वाटर है वो पोल्यूटेड है। जैसे आर्सेनिका मिलता है, फ्लोराइड देखने को मिलता है, यूरेनियम देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसके ऊपर भी फोकस रहता है। तीसरी यहाँ पर आपकी थीम रहती है कोई केमिकल हो ऐसा जो न्यूज़ में रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई पैराबेन जैसे, या कोई ऐसा केमिकल हो जो हार्मफुल हो ह्यूमंस के लिए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हो, या कोई ऐसा केमिकल हो जो रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहा हो। चाहे आप उसे साइंस एंड टेक में ले लीजिए, चाहे आप उसे इन्वायरमेंट सेक्शन में ले लीजिए, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर यूपीएससी इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। मान लो कोई पोल्यूटेंट है, आर्सेनिका का ले लो एग्जांपल, अब इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या इसके सोर्सेज हैं, और लाइक इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है। तो जब आप पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, उन सोर्सेज के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ से वो लाइक सोर्सेज, जो जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मान लीजिए आर्सेनिका का सोर्स है, मान लीजिए आयरन एंड स्टील फॉर एग्जांपल मान के चलिए, वैसे वो होता नहीं है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे कार्बन के लिए, कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन एक पोल्यूटेंट ही तो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये आपकी आयरन इंडस्ट्री से जनरेट होता है। अब आयरन इंडस्ट्री से और कौन कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बैक पे भी जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रह जाएगी। यूपीएससी आजकल कई बार आपसे इसके बारे में नहीं पूछता कि इसका सोर्स क्या है, उस सोर्स के बारे में पूछ लेता है कि वो कौन कौन से पोल्यूशन करता है, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान देना होगा। तो ये मेजर एरिया है, मतलब 3 मेजर पिलर हैं जिसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपका इन्वायरमेंट सेक्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बट रीसेंट टाइम में यूपीएससी ने इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें, जैसे आपने डाई एटम्स के बारे में एक फूड चेन का क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो फूड चेन के बारे में लाइक टेरेस्ट्रियल पार्ट को ओवरडू कर चुका था, तो इक्वेटिक पार्ट के फूड चेन के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो इसी तरह से कई बार डेफिनेशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लास्ट 10-15 सालों में अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक से भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 सालों में, और ये काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। अब बाकी मिसलेनियस टॉपिक में गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो किसी और सेक्शन में यहाँ पर कवर नहीं हो रही हैं, वो सारी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने ना पढ़े हों, उन्हें आपको छोड़ना भी पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे। बट आप ये मान के चलिए कि आप इन कोर थीम्स के ऊपर फोकस कर लेंगे, इन कोर एरियाज के ऊपर 4 के ऊपर फोकस कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मेजॉरिटी टॉपिक कवर हो चुके हैं जहाँ से आप प्रीलिम्स में मार्क्स फेच कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको फोकस करना है अगर मिसलेनियस पे, तो आप करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उससे आपका हल निकल सकता है इन चीज़ों का भी, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक में भी इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस रहता ही है। अब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी आमून पूछता है और मिसलेनियस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मिसलेनियस में मैं डालता हूँ एग्रीकल्चर को क्यों? क्योंकि वो ज्योग्राफी में भी आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए ये पल्यूटेंट हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपको पता होना चाहिए इनके सोर्सेज। मैंने आपको कहा ना कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है या पोल्यूशन की बात होती है तो उनके बारे में आपको बैकएंड पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको उस बैकएंड के बारे में पूछा, सोर्स के बारे में पूछा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देन अगर आप इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर आपने, जैसे मैंने आपको कंजर्वेशन वाले बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में कहा था कि भैया आपको फोकस करना है लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे लोकेशन ही पूछी है। अगर आपको लोकेशन क्लियर है, आप इसको भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर्स। अब ये क्या करते हैं? अब इनके रोल के बारे में बात हुई ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक एम होता है हमेशा वो याद रखना, बिकॉज यूपीएससी हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ट्रैफिक के बारे में मेरे को याद है, आज से कई साल पहले यूपीएससी ने 2016-17 की बात होगी, 17 की बात आएगी, आप देख लेना प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था कि इसका काम क्या है। तो उनका काम है कहीं ना कहीं रेगुलेट करना कि जो ट्रेड है प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीशीज में, वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना करें उनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। तो उन चीज़ों को आपको एम को देखना होगा कि कैसे वो वर्क करती है। एम पता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे उसको बनाया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ आईपीसीसी किस ने मिलके बनाई है, तो आपको पता होना चाहिए। एक है WMO और एक आपका UN इन्वायरमेंट। तो अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप लिख सकते हैं, मतलब तभी आप सही करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम रहने वाली है। सेम अब यहाँ पर देखिए, अब क्लाइमेट ग्रुप, यहाँ पर फिर से एक बार किससे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर फोकस किया गया फिर से एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आपको ये समझना होगा कभी भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस तरह का आपको आमूमन क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला जो पार्ट है, वहाँ पर आप अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ पूछी गई है कि भैया इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट द वेटलैंड्स। तो अगर आपको वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता है ना, तो आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ें देखनी होंगी। देन अगेन ये देखिए WHO की जो गाइडलाइंस थी एयर क्वालिटी के ऊपर, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन मैंने कहा ना, कोई भी आपकी स्पीशीज़ है जो न्यूज़ में रही है उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो गुची जो आपकी टर्म है ये न्यूज़ में थी, किस रेफरेंस में आप इसको पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस एक ही चीज़ पे है हमारा फोकस ये है कि कैसे हम एनालाइज करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको टॉपिक आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और टॉपिक आइडेंटिफाई हो गए तो आपके लिए आने वाले टाइम में प्रीलिम्स के जो रिवीजन है या उसकी प्रिपरेशन है उसमें बहुत हेल्प मिल सकती है। अब इसी तरह की चीज़ें हम अपने जैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो हमारे बैचेस रन हो रहे हैं, जो ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रीलिम्स के लिए है, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में हम फोकस करेंगे। बट बात ये है कि आप अपने से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस इन चीज़ों के ऊपर करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि उनके टिक मार्क करके आने हैं। आपने ये देखना है कि भैया मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो इससे किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं, जिससे मेरे को ये पता लग जाए कि एक्चुअल में यूपीएससी की डिमांड क्या है। अगर उस डिमांड को आप समझ पाओगे तभी आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज तो आने वाले टाइम में यूपीएससी कुछ और चीज़ के बारे में पूछ लेगा। और ये तभी आप समझ पाओगे वो जो आप फ्रेम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना होगा, अपना जो नेट है उसे और ज़्यादा वाइड करना होगा। ये फोटो के अलावा जो फ्रेम की बिडिंग है ना, उसको भी इंक्लूड करके चलोगे, तभी आप एक्चुअल में यूपीएससी के लेवल तक पहुंच पाओगे।
अदरवाइज मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लग चुके हैं, जिनका प्री तक नहीं निकला है, फिर आप वहाँ पर रह जाओगे। अब इसी तरह का आगे भी आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ केमिकल्स के बारे में पूछ लिया, तो ये केमिकल का सोर्स पूछा है या कैसे उसे स्टोर करते हैं या कहाँ उसका यूजेस है। तो मैंने आपको यही कहा कि आपको फोकस क्या करना है कि भैया अगर कोई पोल्यूटेंट है या कोई केमिकल्स न्यूज़ में रहे हैं तो उसका सोर्स क्या रहता है, उसके यूजेस क्या हैं, और अगर इम्पैक्ट होता है कुछ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो आपको वो पता होना चाहिए, या इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं आंसर करना ईजी रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड। अब ये हो सकता है कि आप बायोलॉजी में पार्ट में पढ़ते हो, बट इनमें से ज़्यादातर आपके न्यूज़ में रहे होंगे, जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के बारे में पूछ लिया। अब इसके बारे में तो भैया आप कहाँ पर पढ़ते हो, नाइट्रोजन साइकिल जो आपका बायोस्फीयर वाला पार्ट है, इकोसिस्टम वाला पार्ट है, वहाँ पर पढ़ते हो यूनिट 1 में। अब इसको आपने क्या करना है, बेसिकली साइकिल्स के बारे में यूपीएससी ने 7 से 8 बारी क्वेश्चन पूछा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 बारी तो कार्बन साइकिल के बारे में पूछा है यूपीएससी ने, 2 बारी लगभग आपका नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा है, सल्फर साइकिल के बारे में पूछा है, एंड फॉस्फोरस साइकिल के बारे में भी पूछा है, और इवन मिथेन साइकिल के बारे में भी पूछा है, जब बात हुई थी मिथेन हाइड्रेट की 2020 के पेपर में। तो आपको ये समझना होगा कि साइकिल्स भी अपने आप में जो आप पढ़ते हैं यूनिट 1 में, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बायो रॉक टेक्नोलॉजी, अब ये न्यूज़ में थी, मैंने कहा ना यूपीएससी का फोकस किस पे होता है, टेक्नोलॉजी पार्ट पे, चाहे कंजर्वेशन की बात कर लो चाहे इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की बात कर लो, दोनों एंड पे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात हुई है, मियावाकी मेथड्स के बारे में आपसे पूछ लिया। तो मोर और लेस अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे ना, जो मैंने आपको थीम्स बताई हैं, मेजरली यूपीएससी का फोकस इन्हीं पे रहता है। अगर आप इन थीम्स को अच्छे से कवर कर लो, कम से कम नहीं तो 70 to 80% जो आपका पेपर है ना, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंटल सेक्शन है। और इसी तरह की अगर आप मेथड्स को अप्लाई करते हैं बाकी सब्जेक्ट में भी, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मेंस पर्सपेक्टिव। अब मेंस में ना आपके कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। यूपीएससी ने कोई मेजर टॉपिक आपके आउट एंड आउट लिखे नहीं हुए। अब यहाँ पर 2-4 टर्म्स दे रखे, कंजर्वेशन दे रखी है जैसे। अब कंजर्वेशन में भी अगर बात करें तो यूपीएससी ने ये नहीं कर रखा कि कंजर्वेशन में आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आपको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में भी बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी, और क्लाइमेट के बारे में भी। तो इट कैन बी कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट टर्म दे रखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब यहाँ पर जिस भी तरह का आपका पोल्यूशन हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई। कोई भी ऐसा ह्यूमन एफर्ट हो जिससे ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को आपको मिलता है, तो वो सभी यहाँ पर कवर हो जाते हैं आपके। लास्ट जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर आपके यूपीएससी मेंस के सिलेबस में मेंशन है, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि यहाँ पर आपके मेजर टॉपिक में मैंने लिखना मिस कर दिया है। तो अगर ब्रॉड थीम की बात करें, कहाँ कहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यही मेजर टॉपिक है। जिससे आप क्वेश्चंस देखोगे कि कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो वेटलैंड के कंजर्वेशन की बात हो, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात हो, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की बात हो, लैंड के कंजर्वेशन की बात हो, वाटर के कंजर्वेशन की बात हो, इन सभी के बारे में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। देन कई बार यूपीएससी एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पर जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इनकी 2 आपकी पॉलिसीज आई थी, इनकी कंपैरिजन के बारे में यूपीएससी ने आपको कह दिया। इसी तरह से और भी आपकी वेरियस पॉलिसीज के कंपैरिजन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आमूमन यूपीएससी आपसे पूछ लेता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे पिछले साल की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे, इस साल की बात करें तो 1 क्वेश्चन आया था। इससे भी क्वेश्चन आमूमन आपको आता ही आता है। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। मेजर इसमें फोकस रहता है एयर पोल्यूशन पे या रिवर के पोल्यूशन के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि रिवर नहीं तो ब्रॉड वाटर पोल्यूशन के ऊपर, इनके ऊपर फोकस रहता है। मिसलेनियस में आपका यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे। अब जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। ऑल्दो क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बट यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है हिमालयाज के ऊपर और कोस्टल एरियाज के ऊपर। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में किसी पर्टिकुलरली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा किसी भी तरह की एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल एक्टिविटीज से
किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर या सभी एस्पेक्ट के ऊपर। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में, बट आपको ये समझना होगा कि किस तरह से इम्पैक्ट को जज करना है, उसको भी आपको समझना होगा। तो पहला फोकस आपको यही करना है कि कभी भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस को आपको पता होना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। जैसे अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा, डुगोंग जो सी काऊ है वो चाइना में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ की फूड चेन के ऊपर, आपको उसको समझना होगा। हो सकता है कि वहाँ पर उस चीज़ के बारे में ना पूछे, यूपीएससी किसी और चीज़ के बारे में पूछ ले, या जैसे चीता इंट्रोडक्शन है तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना आना चाहिए कि भैया चीता इंट्रोडक्शन से क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में इंडिया की बायोडाइवर्सिटी पे। तो वो आपको पता नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको इसके ऊपर फोकस करना होगा। अब कंजर्वेशन में बात करें तो वेटलैंड की कंजर्वेशन के बारे में पूछा, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के बारे में पूछा, देन यहाँ पर फिर अगेन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की गई है, मेजर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पर इलीगल माइनिंग से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो उसके लिए भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की है। और साथ के साथ आपको मिनिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट है या कोई प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट, उसको एनालाइज करने के लिए कह दिया। तो कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट सेक्शन में, वो कुछ इसी थीम के ऊपर बेस्ड होते हैं। या यहाँ पर एक और थीम जो आप जोड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज या इससे रिलेटेड कुछ नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, जैसे एलईडी लैंप्स के ऊपर या सोलर पैनल्स के ऊपर, फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि इसका क्या सोशल इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, क्या जोग्राफिकल इम्पैक्ट होगा। अलग अलग जो डायमेंशंस हैं आपको उन सभी को कवर करना होगा। अब जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में आप कैसे वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, तो इसमें मैं एक एक करके आपको सभी का एग्जाम्पल देता चलता हूँ। जैसे सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो सोशल एस्पेक्ट में आपको पता होगा जब भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर होगा तो कुछ ना कुछ एरिया आपका सबमर्ज होगा, पानी के नीचे डूब जाएगा। जैसे केन बेतवा लिंकिंग के टाइम पे कुछ टाइगर रिजर्व्स के ऊपर भी जैसे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब उस एरिया की कोई लोकल पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा। अब माइग्रेशन में आपको पता है कि प्रॉब्लम रहती है कि जो पर्सन है, जो भी माइग्रेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं और जाकर रहेंगे। अब इससे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो इससे आपको ये समझना होगा कि जो सिटीज़ की लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में आएगी। जैसे दिल्ली का केस देख लीजिए, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो दिल्ली में जो इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप एयर पोल्यूशन की बात करें, ट्रैफिक कंजेशन की बात करें या सोशल इंडिकेटर्स की बात करें आप, तो वो सभी पुअर होते जाएंगे। तो आपको ये याद रखना होगा। अब इसके पीछे मैं रीजंस भी बता देता हूँ। जैसे अर्बन सिटीज़ में जाके ये रहते हैं तो वहाँ पर ये स्लम्स में रहेंगे। स्लम्स में रहेंगे तो कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हेल्थ इंडिकेटर्स यहाँ पर पुअर होंगे बिकॉज हाइजीन इतने अच्छे नहीं होंगे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो यहाँ पर ये एजुकेशन में कहीं ना कहीं पुअर परफॉर्म करेंगे और साथ के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी डिक्लाइन करेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर इन सभी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है सोशल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं। मतलब वेरियस डायमेंशंस हमने यहाँ से छू दिए। अब इसी में सोशल एस्पेक्ट में हम एक और चीज़ के ऊपर जाएंगे, बट उससे पहले पॉलिटिकल रीजंस पे चलते हैं। अब पॉलिटिकल रीजंस पे चलें तो माइग्रेशन देखने को मिलेगी तो एक कॉन्सेप्ट आता है सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको ये समझना होगा कि सन ऑफ सॉइल में ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए है, जो बाहर से आए हुए हैं उनके ऊपर इसका अधिकार नहीं होगा। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। जिनके पास सुविधाएं हैं और नहीं हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा। अब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होगा तो इससे आपकी कहीं ना कहीं सोशल टेंशन इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज इससे पब्लिक मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट होंगी, एजिटेशंस वगैरह स्टार्ट होंगी। और अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में मतलब
कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट वापस आके आपके पॉलिटी से जुड़ जाएगा कि इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहीं पर आप पॉलिटिकल पॉइंट पे एक बार फिर से आइए। अब बात करते हैं जैसे कावेरी रिवर की, जो इंटरस्टेट रिवर्स होती हैं, अभी तो सेम गवर्नमेंट्स देखने को मिल रही हैं आपको यूपी मध्य प्रदेश दोनों एरिया में, इवन सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है। बट बाद में मान लीजिए जब डिफरेंट रजीम्स आएंगी, अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगी इन एरिया में, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टेट के जो मेजर एम है या गोल्स हैं या अपना पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको साधने के लिए चीप पॉलिटिकल ट्रिक्स अपनाएंगे। और इन चीप पॉलिटिकल ट्रिक्स के कारण आप देखेंगे इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए वो भी एक खतरा है। तो वो भी आपका एक पॉलिटिकल पॉइंट में ही आ जाता है। देन माइग्रेशन देखने को मिलती है, तो आप ये देखते हैं कि ये सभी चीज़ों के ऊपर वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आता है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पहले की तुलना में बढ़ जाती है, बिकॉज पहले ये लोग फॉरेस्ट के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे, अब इनके पास ना एजुकेशन है ना स्किल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो इसके साथ जो पॉवर्टी के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आगे। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर दो डायमेंशंस आपको देखनी होंगी। एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करूंगा मैं, और दूसरा मैं बात करूंगा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको समझना होगा बायोडाइवर्सिटी के फर्दर दो पार्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केन बेतवा को हम जब लिंक कर रहे हैं तो इसमें टाइगर रिजर्व को कहीं ना कहीं हम सबमर्ज कर रहे हैं। अब इस टाइगर रिजर्व को जब हम सबमर्ज करें तो आपको हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। अब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण जो टाइगर है उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट के ऊपर इंपैक्ट आता है और आगे चलकर हो सकता है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाए। कुछ पार्ट सबमर्ज करेगा तो आप ये भी देखते हैं कि वहां पर जो आपको कुछ अलग स्पीशीज देखने को मिलती थी तो उनकी भी कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। अब जब आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपको समझना होगा कि रिजर्वायर और डैम जब हम बनाएंगे, R&D नहीं, ये रिजर्वायर एंड डैम है, तो इसमें आप देखेंगे कि वाटर को हमें एक जगह इकट्ठा करके रखना होगा। और जब वाटर को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट इस पानी में थे वो कहीं ना कहीं इस रिजर्वायर में डिपॉजिट हो जाएंगे और डाउन स्ट्रीम में ये न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। अगर ये न्यूट्रिएंट डाउन स्ट्रीम में कम हो जाएंगे तो यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए वो फिजिबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप डैम रिजर्वायर को कहीं ना कहीं जमा करके ऐसे पानी को रखते हैं उनमें, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है आपको कि भैया इकोलॉजिकल फ्लो जो है आपका, मतलब जो मिनिमम फ्लो चाहिए किसी भी आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, आप उसको इंश्योर नहीं कर पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके कारण एक्चुअल में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी। अब यही केस आपको गंगा के अंदर भी देखने को मिलता है, जहाँ गंगा के अंदर हमने डैम्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सेम ब्रह्मपुत्रा के केस में देखते हैं जहाँ पर चाइना ने इस तरह के ब्रिजेस वगैरह कहीं ना कहीं क्रिएट कर रखे हैं। नाउ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। और जब आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो आप एरिया सबमर्ज कर रहे हैं, एरिया सबमर्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी आपको फ्लोरा फोना वगैरह देखने को मिल रहा था उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट, बट एक चीज़ समझिए, जब ये आपका एरिया सबमर्ज होगा, ये पानी के नीचे पूरा डूब गया, पेड़ पोड़ सब कुछ, आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर जब ये पेड़ डिकम्पोज होंगे, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है? नहीं है, कम है। तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो यहाँ से जनरेट होगी मीथेन, एंड मीथेन वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली गैस है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, बट स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। पहली चीज़ तो ये होगी कि मीथेन की जनरेशन होगी यहाँ से। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये भी समझनी होगी कि भैया जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जब ये पेड़ डूब रहे हैं तो पहले जो मान लीजिए एक्स अमाउंट ये कार्बन को सिक्वेंस्ट्रेट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को, अब वो सिक्वेंस्ट्रेट भी नहीं हो रही है, ऊपर से ये आपका मीथेन गैस जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसे फिनोमेना और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन जोग्राफिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जैसे डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक जो आपको कोयना महाराष्ट्र में देखने को मिला था, तो वो इस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। देन लैंडस्लाइड जैसी घटना चमोली में जो हुई वैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।
लोकल जो आपका जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है, लोकल विंड्स की डायरेक्शंस के ऊपर। बिकॉज देखिए, पानी का जो रेट ऑफ हीटिंग है और जो लैंड का रेट ऑफ हीटिंग है वो टोटली डिफरेंट है, और कूलिंग का रेट भी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस की वजह से लोकल विंड की डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, तो वहां से क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इसी में हेल्थ केयर को भी जोड़ लीजिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कहीं ना कहीं राजस्थान का। राजस्थान में इंदिरा गांधी कनाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले उस एरिया में पानी की कमी थी, तो डेंगू के मच्छर वहां पर देखने को नहीं मिलते थे। अब वहां पर डेंगू कोई नई चीज नहीं है, बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। तो इसी तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अब कई बार आपको जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई इंपॉर्टेंट आउटकम है, तो उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ लेता है। अब ये तो मेजर आपके जो पॉइंट्स हैं वो हो गए कि भैया कहाँ कहाँ प्री और मेंस में हमें फोकस करना चाहिए। नाउ आपको सोर्सेज में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, सोर्सेज में वैसे तो आप अगर हमारे पास नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हमारी बुकलेट को भी मार्केट में अगर आपको मिलती हो तो उस बुकलेट को भी परचेज कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको फोकस करना है, वहाँ पर आपको बेसिक डेफिनेशंस वगैरह मिल जाएंगे। एनसीईआरटीज वगैरह को आप फॉलो कर लीजिए। लाइक 12th क्लास की एनसीईआरटी बायो की है, उसमें कुछ आपके चैप्टर्स हैं जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से डील करते हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको याद रखना है कि करंट अफेयर्स, इनको भी कहीं ना कहीं आपको अपने स्टैटिक पार्ट के साथ मर्ज करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पढ़ के चले जाओ, आपको सॉल्व कर सकते हो आप उन्हें। ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, उससे सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इन दोनों को मर्ज करना होगा। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि सर हम मंथली मैगजीन पढ़ लेते हैं, इससे सब कुछ हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एडिटोरियल्स को भी फॉलो करना होगा, बिकॉज एडिटोरियल से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूँ बिकॉज जो कैट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है जी, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको देखने को मिलती है एडिटोरियल में। कहीं ना कहीं आपको एक लाइन गिवन थी, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कहीं ना कहीं ये मंथली मैगजीन्स पढ़ लें, इनसे आपका गुजारा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर आपको मेरी साइड से कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ्स को रेफर कर सकते हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। अब ये सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस होगा जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में इनरोल किया है। आप अपने एंड पे कर रहे हैं तो आप इन दोनों के अलावा सप्लीमेंट कर सकते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन के साथ भी, क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, या आप ये कह लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबको पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, फिर रीसेंट डेवलपमेंट को देखिए, और फिर इनको आपस में मर्ज कीजिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और रीसेंट डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब जब आप इन्हें मर्ज कर लेंगे तो रिवीजन के लिए आपके पास मटेरियल होगा, और इसे बार बार रिवाइज कीजिए। जब मान लीजिए आपने 2-3 रिवीजन कर लिए हैं, इसके बाद आप मॉक लगाइए। मॉक लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मॉक 2 तरह के होंगे, एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड और एक मेंस ओरिएंटेड। जब आपने मॉक लगा लिए तो इन्हें इवेलुएट कीजिए कि कहाँ पर मेरी गलती रह गई है। गलती इन द सेंस कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मैं वीक हूँ, और उन एरियाज के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है, इसमें से 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपके सिर्फ 10 ठीक है, 10 गलत है। तो ये 10 कौन से क्वेश्चन है, कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन है, कहाँ पर मेरी वीकनेस लाई करती है, आपको वो भी आइडेंटिफाई करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो हेल्प कर सकता है वो कर सकता है एक मेंटर। जैसे अमूमन हम अपने जो बैचेस होते हैं उनमें बच्चों की हेल्प करते हैं, ऐसे ही आप एक मेंटर ढूंढ लीजिए। इट कैन बी समवन हु इज एल्डर टू यू। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपका लाइब्रेरी में कोई पार्टनर है, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई सीनियर है जिसने यूपीएससी की पहले तैयारी करी हुई है, अभी कोई और तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ही और शी कैन हेल्प यू। तो आप उनको कहीं ना कहीं अपना सोर्स बना सकते हैं, जिनसे आप अपने आंसर को इवेलुएट करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।